सेकंड हमारे पास जो स्लाइड आ जाती है वो है बिहेवियर। बिहेवियर में हम वॉक को पढ़ेंगे, ओवर एक्टिविटी को पढ़ेंगे, रिपीटिशन को पढ़ेंगे, कैटाटोनिया या कैटाटोनिक बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वॉक पैटर्न को देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले मार्च पैटर्न आ जाता है और ये बेस्ड करता है स्मॉल एंड शफलिंग स्टेप्स पे, ठीक है। और उसके साथ जो उसका पेरेंट्स होगा वो स्टिफ एंड रिजिड होगा और इसमें क्विक टर्न ओवर्स होते हैं विद फेस्टिनेशंस। और साथ ही साथ हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसंस में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और साइकोसिस में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेनिया में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न ऑफ वॉक हमारे पास जो आ जाता है वो है लिम्प जो है वो एक एबनॉर्मल वॉक पैटर्न है, किसी डिसेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है, ऑर्थोपेडिक कोई इशू हो सकता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जैसे कि स्ट्रोक वगैरह या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है शफल का मतलब है लड़खड़ा के चलना या फिर पाँव घसीट कर चलना या फिर पाँव ना उठाना। और ये आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी नज़र आ सकता है, ड्रग एब्यूज्ड में भी नज़र आ सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कोई एज रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है या फिर मसल वीकनेस हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है असिस्टेड वॉक। असिस्टेड वॉक में सपोर्ट या असिस्टेंस ज़रूर होती है, ठीक है, बगैर सहारे के ना चलना। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखा जाए तो आप इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसमें आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई वीकनेस हो सकती है या फिर पैरालिसिस हो सकता है। इसमें अक्सर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है या फिर फियर ऑफ फॉलिंग होती है, जैसे गिरने का खौफ होता है, तो ये चीज़ें उसमें नज़र आ सकती हैं। और अक्सर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो व्हील चेयर पर कंफर्टेबल होते हैं, वो व्हील चेयर से नहीं उठते या फिर उनको व्हील चेयर पर लाया जाता है। कम्बैटिवनेस का मतलब होता है डिफेंसिव होना और ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वॉक होती है जिसमें सबसे पहले कैटाप्लेक्सी है। कैटाप्लेक्सी में जो क्लाइंट होता है वो लाफ्टर के साथ चल के आ सकता है, एक्साइटमेंट के साथ चल के आ सकता है, एंगर के साथ, फियर के साथ चल के आ सकता है। और जिसका सेकंड पार्ट है वो है एग्रेसिव, जैसे कि बाइपोलर मेनिया के पेशेंट जो है वो एग्रेसिवली वॉक करते हुए गेट के साथ आते हैं। अच्छा, इसी साइड में हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ओवर एक्टिविटी। अब ओवर एक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहले साइकोमोटर एजिटेशन आती है। साइकोमोटर एजिटेशन जो है वो हमें डिफरेंट डिसऑर्डर में नज़र आती है, जैसे एंजाइटी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें साइकोमोटर एजिटेशन ज़रूर होती है। और इसके अलावा हमारे पास मेलनकॉलिक जो फीचर्स के साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर सिवियर उसके साथ सिम्टम के साथ अगर क्लाइंट आता है तो उसमें भी साइकोमोटर एजिटेशन जो है वो आपको नज़र आएगी। इसके अलावा बाइपोलर के जो पेशेंट आते हैं ड्यूरिंग उनका अगर मैनिक एपिसोड है या फिर मिक्स्ड एपिसोड या फीचर्स होते हैं तो उसमें भी साइकोमोटर एजिटेशन होगी। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के जो क्लाइंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो एक्यूट साइकोटिक एपिसोड्स होते हैं उसमें आपको साइकोमोटर एजिटेशन वो नज़र आएगी। इसके अलावा जो सब्सटेंस रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें विड्रॉल के साथ क्लाइंट आता है उसमें आपको साइकोमोटर एजिटेशन नज़र आएगी। डिमेंशिया के जो क्लाइंट्स आते हैं और उसमें आपको जब वो एग्रेसिव होते हैं तो उनमें रेस्टलेसनेस और उसके साथ साथ साइकोमोटर एजिटेशन आएगी। डेरेलियम के जो क्लाइंट्स आते हैं उसमें आपको जो उनकी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है और या फिर डिसओरिएंटेशन होती है, ठीक है, या फिर उनकी अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती है, उसमें आपको साइकोमोटर एजिटेशन नज़र आएगी। इसके अलावा PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जब वो ट्रिगर होता है, जब उसको फ्लैशबैक्स होते हैं, जब उसको मेमोरीज आती हैं तो उसको उस टाइम जो है वो साइकोमोटर एजिटेशन स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो है OCD के पेशेंट में भी ये सिम्टम होती है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो सिवियर एंजाइटी के साथ या फिर कंपल्शन के टाइम जो है जब कंपल्शन होती है तो उसमें जो है वो साइकोमोटर एजिटेशन, क्योंकि जो OCD का क्लाइंट होता है, ये पेशेंट होता है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, मोर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी वो आ जाती है ओवर एक्टिविटी में हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में होती है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो हाइपर एक्टिविटी ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी होती है। हाइपर एक्टिविटी के बाद हमारे पास आ जाता है टिक बिहेवियर। टिक बिहेवियर जो होता है वो एक सडन और इरेगुलर और फास्ट अनकंट्रोलेबल और रेपिटेटिव वोकल और मसल एक्शन होता है जो बार बार जो है वो क्लाइंट रिपीट करता है, ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है, जैसे हेड में, शोल्डर्स में, एल्बोज़ में जर्क्स जो है वो फील होंगे आपको, आई ब्लिंकिंग होगी, ट्विचिंग होगी या फिर माउथ में और चीक्स में जर्किंग फील होगी। और ये OCD में, ADHD में, सेरेब्रल पाल्सी में या हंटिंगटन्स में जो है ये चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है। OCD की मेन सिम्टम्स है जो बेसिकली एक सडन अर्ज होती है। इसकी फर्दर के टाइप्स हैं, चेकिंग कंपल्शन होती है जिसमें बार बार डोर्स को, अप्लायंसेस को चेक किया जाता है, क्लीनिंग कंपल्शन होती है जिसमें बार बार हाथ धोना, और काउंटिंग कंपल्शन होती है, बार बार गिनना, ऑर्डरिंग कंपल्शन होती है, चीज़ों को बार बार ऑर्गेनाइज करना, जैसे OCD के जो पेशेंट आते हैं वो इस सिम्टम्स के साथ आते हैं। और ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी ये चीज़ नज़र आती है, बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हॉर्डिंग कंपल्शन के साथ भी आते हैं हमारे पास, के उनके पास अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो उनको डिस्कार्ड नहीं करते। और मेंटल कंपल्शन के साथ भी आते हैं जिनको रिकरेंट थॉट आते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है एक और बिहेवियर, स्लीप वॉक। स्लीप वॉक में हमें ये देखना पड़ता है कि पैरासोमनिया तो नहीं है या फिर स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, जिसमें जो पेशेंट है वो नींद में खाता ज़रूर है। If you'd like to watch more videos like this, visit our YouTube channel, Psychic Wellbeing, to enhance your knowledge. Thank you. खाता ज़रूर है लेकिन उसको बाद में याद नहीं रहता। रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम तो नहीं है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसके अलावा हमने ये असेसमेंट भी करनी है कि अगर क्लाइंट कोई ड्राउजी हुआ है तो उसने कोई मेडिकेशंस तो नहीं ली हुई हैं, कोई सब्सटेंस यूज़ तो नहीं किया, ड्रग का पेशेंट तो नहीं है, और इसके अलावा जो है उसकी कोई सिवियर कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो उसका बिहेवियर ऐसा हुआ है। और रिपीटेशन में हमारे पास आ जाते हैं जी जेस्चर्स। जेस्चर्स जो हैं वो खासतौर पे हमें साइकोटिक जो पेशेंट है उसमें नज़र आते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे कोई विजुअल हेलुसिनेशंस हैं तो वो अपने जेस्चर्स जो हैं वो शो करते हैं, ठीक है। और
इसके अलावा हमारे पास ट्विचेस आ जाते हैं। तो ट्विचेस जो हैं वो बहुत सारे डिसऑर्डर में आपको मिलेंगे, जो कि मेडिकल कंडीशन के साथ या जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से आ सकते हैं। ट्विचेस में सबसे पहले हमारे पास जो है वो टॉरस सिंड्रोम आ जाता है, जिसमें रेपिटेटिव मोटर एंड वोकल टिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें ट्विचेस होते हैं। इसके अलावा जो डिस्टोनिया है, जो मोमेंट डिसऑर्डर है कॉजिंग बाय इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें। और इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ में भी ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। एपिलेप्सी में जब सीजर्स होते हैं तो उसमें हाथ पाँव का मुड़ जाना जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मसल स्पैज़म्स में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्विचेस के बाद हमारे पास आ जाता है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, ठीक है, और ये जो है पर्पसलेस, मीनिंगलेस और नॉन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ये मोमेंट्स होते हैं या फिर एक्शंस होते हैं, ठीक है, और इनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म बेसिकली एक अनकॉन्शियस जो बिहेवियर होता है, स्पेसिफिकली स्लीप डिसऑर्डर्स में होता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी होता है, बाइपोलर में भी होता है, ओसीडी में भी होता है, पार्किंसंस या फिर हंटिंगटन्स डिजीज़ में होता है, फटीग और स्ट्रेस में भी ऑटोमेटिज्म हो सकता है। एपिलेप्सी में जो कुछ सीजर्स होते हैं वो ऑटोमेटिज्म को कॉज करते हैं। मिमिक्री का बेसिकली मतलब होता है नकल करना, और ये डिफरेंट डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे फिक्टिशियस डिसऑर्डर है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी है, और भी बहुत सारे इस तरह के डिसऑर्डर हैं जिसमें जो है वो आपको मिमिक्री जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तो फ्रेक्जिया, बेसिकली इनवॉलंटरी जो रेपिटेटिव इमिटेशन होती है, जो कि अनकॉन्शियसली कॉपी किया जा रहा होता है टीवी शोज़ को या अथॉरिटेटिव फिगर को, जबकि ये इंटेंशनली नहीं होता। डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, ऑटिज्म, टॉरस सिंड्रोम, उसमें एकोफ्रेक्जिया को ऑब्जर्व किया जा सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे कि फ्रंटोटेम्पोरल डेमेंशिया है या पार्किंसंस है। साइकेट्रिक कंडीशन जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, उसमें इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रेन जो इंजरीज़ हैं या इन्फेक्शन है उसमें भी जो है एकोफ्रेक्जिया को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कैटाटोनिक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। कैटाटोनिया बेसिकली एक रेयर न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें लैक ऑफ मूवमेंट होती है, म्यूटिज्म होता है, रिजिड पोस्चर होता है, या फिर पोस्चरिंग होती है जो एक अनयूजुअल पोजीशन को मेंटेन रखे हुए होते हैं। और उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो है रिटार्डेड कैटाटोनिया, जिसमें इमोबिलिटी होती है, म्यूटिज्म होता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है। नंबर 2 पे एक्साइटेड कैटाटोनिया होता है, जिसमें एजिटेशन होती है, रेस्टलेसनेस होती है और पर्पसलेस मूवमेंट होती है। नंबर 3 पे जो हमारे पास मैलिग्नेंट कैटाटोनिया है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। तो उसमें ये होता है कि फीवर होता है और ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है और इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी होती है। और डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर, उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है। और पार्किंसंस डिजीज़ में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। किसी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की वजह से भी ये कैफियत हो सकती है। कैटाटोनिया को अगर हम मजीद पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी भी एक फिक्स पोस्चर ही होता है जिसमें एक सडन ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ इमोबिलिटी आ जाता है, और मसल रिजिडिटी होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और उसमें अगर हम जिक्र करें तो स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। एपिलेप्सी में, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में इसको किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। और पार्किंसन डिजीज़ में, ब्रेन इंजरी में मेडिकेशन की वजह से भी हम कैटालेप्सी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूपर, जो कि नियरली अनकॉन्शियसनेस होती है या फिर इनसेंसिबिलिटी कह सकते हैं इसको। म्यूटिज्म होती है, अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है टूवर्ड्स एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होते हैं। और इसके अलावा जिन डिसऑर्डर्स में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है उसमें सिवियर डिप्रेशन में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेडेटिव हाइप्नोटिक विड्रॉल के साथ इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक और जो कैटाटोनिक बिहेवियर है वो है रिजिडिटी, और इसमें भी मसल टोन जो होते हैं उसमें स्टिफनेस जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है टू मोमेंट। और जो पार्किंसन डिजीज़ है और सेरेब्रल पाल्सी है या डिस्टोनिया है उसमें इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके डैमेज की वजह से जो प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके साथ भी रिजिडिटी आ जाती है, या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसमें भी इस बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो कैटाटोनिक एक और बिहेवियर है वो है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग जो है वो एक एडॉप्टिंग बिहेवियर है जो कि एक नॉर्मल बॉडी पोजीशन होती है, और अक्सर जो है वो किसी भी फिजिकल या इमोशनल स्टिमुलस की रिस्पांस में जो है वो स्टार्ट होती है। और ये वेरियस जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी इसको किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, या फिर उसमें आ जाते हैं डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास कैटाटोनिक बिहेवियर जो आ जाता है वो है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म की फर्दर जो है वो 4 टाइप्स हैं, यानी इसका मतलब भी यही है कि आपकी बात जो है ना सुनना, यानी दूसरे की बात ना सुनना, टोटली उसको इग्नोर करना, या फिर उसको उसके ऑपोजिट जाना, लैक ऑफ रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जैसे कि इसकी फर्स्ट जो टाइप है वो है पैसिव नेगेटिविज्म है, तो उसमें इग्नोर किया जाता है, ठीक है। और एक्टिव नेगेटिविज्म में ओपनली रेजिस्ट किया जाता है। वर्बल नेगेटिविज्म में जो है अपने अल्फाज को यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू जो है वो अपोज किया जाता है। और नॉन वर्बल में अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है, नॉन वर्बल नेगेटिविज्म में अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है ये रेजिस्ट किया जाता है। और जिन डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है उसमें सबसे पहले कंडक्ट डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत ही एग्रेसिव जो बिहेवियर हो जाता है, उसमें ये चीज़ जो है वो नेगेटिविज्म आ जाती है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है उसमें। और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में भी इसको देखा जा सकता है। और इसमें जो बिहेवियर आ